गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं आप सभी का तहे दिल से वेलकम करती हूँ हमारे इस ब्यूटीफुल से क्लास 9th के बैच एलिवेट में, जिसमें कि हम साइंस के सारे सब्जेक्ट ओनली ऑन यूट्यूब विद फुल डिटेल कवर करने जा रहे हैं। कुछ वीडियोस आपके पास पहुंच भी गई होंगी इस बैच की, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। क्लास 9th में मेनली हम फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक्स आपको आने चाहिए क्लास 11th में, अगर आप स्ट्रीम लेते हैं साइंस की, तो जो बेसिक्स आपको फिजिक्स के आने चाहिए वो क्लास 9th में ही आपके क्लियर होंगे। अगर आपने यहाँ से इसे पढ़ाई नहीं की तो आपको डेफिनेटली आगे दिक्कत आने वाली है। तो इस वजह से क्लास 9th को आप हल्के में मत लीजिए। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि इस साल तो हमारे बोर्ड्स नहीं है, तो इस वजह से हम ऐसे वैसे भी पढ़ लेंगे तो चलेगा। नहीं, ये जो क्लास 9 10th होते हैं ये बहुत ही क्रूशियल क्लासेस होते हैं, ये बेसिक क्लासेस होते हैं, फाउंडेशन क्लासेस होते हैं। इनको अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आगे आपको दिक्कत आएगी। देयरफॉर आप इसको सीरियसली लीजिए और क्लास 9th का फिजिक्स का पोर्शन जो है वो बेहतरीन अंदाज में अपना रेडी कर लीजिए। ज्यादा बड़ा नहीं है, 4-5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर हैं हमारे। तो हम आज ब्यूटीफुल वे में स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फिजिक्स का पोर्शन। चलिए, तो आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है मोशन। अच्छा, ये चैप्टर पढ़ने से पहले मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है। हमारा आज प्यारा सा लेक्चर 1 है, फर्स्ट लेक्चर है, चैप्टर 1 है, फिजिक्स के पोर्शन का चैप्टर 1 है और हमारे चैप्टर का नाम है मोशन। ठीक है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े अपने पढ़ाई को लेकर के, हमें पढ़ाई ही को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है आप लोगों के साथ। सबसे पहले आप जो फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी ये 3 to 4 मंथ हमारे साथ जुड़े हुए रहेंगे टिल द एग्जाम्स, तो आपको इसमें पढ़ाई करनी कैसे है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की 3 अलग अलग नोटबुक बनानी है। ठीक है, एक ही नोटबुक में आप ऐसा नहीं करेंगे कि ऊपर हमने फिजिक्स हेडिंग डाल दी, उसके बाद जो है हम उसमें करने जा रहे हैं। उसमें जो है एक ही नोटबुक में सारी चीजें मिक्सअप होती है। इससे क्योंकि कई जो कैलकुलेशंस होती हैं वो उस क्वेश्चंस देख के पता नहीं लगता है कि ये फिजिक्स के हैं या केमिस्ट्री के हैं, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से आपको 3 अलग अलग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की 3 अलग अलग नोटबुक बनानी है। फिजिक्स की आप जो है फिजिक्स के सब्जेक्ट में अगर हम बात करें, तो फिजिक्स के सब्जेक्ट में आपको 2 नोटबुक अपने पास रखनी है। एक तो आपकी फेयर नोटबुक, एक जो है वो आपकी फेयर नोटबुक होगी, जिसमें जो है आप नोट्स लेंगे। जो भी मैं क्लास में पढ़ाऊंगी उसको नोट करेंगे। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको लिखने का टाइम नहीं दूंगी या फिर मैं बहुत ही तेजी से निकल जाऊंगी। ऐसा नहीं है कि आप नोट नहीं कर पाए। अगर आपकी स्पीड बहुत ही स्लो है तो आप बाद में बना सकते हैं, वरना बाद में नोट्स बनाना जो है वो एक वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप अपनी स्पीड बढ़ाइए और टीचर्स के साथ साथ लिखना शुरू करिए। ठीक है। इससे जो है टाइम भी बचेगा, और जब इंसान देखता है, उसके बाद समझता है, फिर अपनी नोटबुक में लिखता है, तो उससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, कंसेप्ट्स की में क्लैरिफिकेशन डेवलप होती है जब कोई चीज आप अपने हाथ से लिखते हैं साथ साथ। इस वजह से नोट्स आपको क्लास के साथ कोशिश करना है कि मैं बना लूं क्लास कंप्लीट होने के बाद। हाँ, जो भी क्वेश्चन यहाँ मैं प्रिंटेड फॉर्मेट में लाऊंगी, ऑब्वियसली आप उसको पहले ट्राई करेंगे तो आप वो नहीं लिख पाएंगे, तो वो आप नोट्स खोल के बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है। और बाकी मैक्सिमम आपको थ्योरी क्लास में ही लिख लेनी है। और सेकंड नोटबुक आपको बनानी है, बनानी नहीं है, मतलब आप एक मोटी सी रफ नोटबुक खरीद लीजिए। ये आप तीनों सब्जेक्ट के लिए एक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको जो मैं क्लास में क्वेश्चंस दूंगी ना, क्लास में क्वेश्चंस, उसको आपको ट्राई करना है, यानी कि या अटेम्प्ट करना है खुद से। जैसे मैंने थ्योरी बनाई, चाहे मैं बाहर चली गई, अटेम्प्ट आप लोग समझ गए होंगे। जैसे ही मैंने ये कोई भी थ्योरी समझाई आपको, उसके बाद जैसे मैंने स्पीड का कंसेप्ट समझाया आपको कि आपको जो है स्पीड इस फॉर्मूले से निकालनी है, डिस्टेंस बाय टाइम करके निकालनी है, तो आपको थ्योरी समझ में आई। तो आप ये टेस्ट कैसे करेंगे? जैसे ही मैं अगली स्लाइड पे क्वेश्चन लेके आऊंगी इसका, आप उसको खुद से पहले ट्राई करेंगे, मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले ट्राई करेंगे। ठीक है। खुद से अटेम्प्ट करने के बाद आपको ये पता लगेगा कि आपको कंसेप्ट कितना समझ में आया। अगर आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं, एकदम हिल ही नहीं रहा है, क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब आपकी थ्योरी में कमी आई, आपको समझ में नहीं आया है सही से। आप पीछे जाएंगे, फिर से देखेंगे। लेकिन अगर आपको थ्योरी समझ में आ गई, आपने फॉर्मूला लिख लिया, लेकिन अब आपसे फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके जो है आंसर नहीं निकल रहा है, तो आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ है। इसके लिए आप क्या करेंगे? मेरा सॉल्यूशन देखेंगे कि मैंने किस तरीके से आंसर निकाला है। बिकॉज जो है फिजिक्स में थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल नहीं, लेकिन हम शॉर्ट में कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा फैलाते नहीं है। तो फिजिक्स की थोड़ी कहीं पे हम अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं। तो इस वजह से आपको मेरा सॉल्यूशन देखना है, उसको रिफर करना है, और उसको बाद में रिवीजन के टाइम में फिर से खुद से छुपा करके सॉल्यूशन उसको अटेम्प्ट करना है। और ये जो क्लास के क्वेश्चंस कराऊंगी, इनको नोट्स में भी आपको ऐड करना है। ठीक है। यानी कि आपने सिर्फ ट्राई कर लिया, उसके बाद छोड़ दिया। क्लास नोट्स के साथ जो है वो आप इनको बाद में लिखेंगे क्लास कंप्लीट होने के बाद, या अगर वक्त मिले, जितनी देर में मैं समझा रही हूँ वो चीज समझा रही हूँ जो आपको आती है, तो आप इतने में वो क्वेश्चन लिख लीजिए, है ना। उसके बाद जो है
जो चीज आपके मतलब कि हाँ वो देख करके तेजी से आगे बढ़े, मतलब इन शॉर्ट आपको टाइम कभी कहीं भी वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, नोट्स बनानी है क्लास के साथ साथ, जो रह गया उसको थोड़ा बहुत जो कसर रह गई, इतनी लंबी क्लासेस नहीं होती हैं आपकी, या इतना लंबा लंबा मैं थ्योरी नहीं लिख करके लेके आऊंगी, बिकॉज फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि हम जो है उसको प्रिंटेड फॉर्मेट में स्लाइड दे दें आपको और आप समझ जाए। हम जब तक खुद से हाथ से लिख करके स्लाइड्स पे आपको नहीं समझाएंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो नोट्स आपको साथ में बनाने हैं, मेरे साथ साथ लिखना है। रफ नोटबुक में आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। रोजाना आपकी क्लास जो है वो अपलोड, रोजाना नहीं मतलब हफ्ते में 2 दिन, वीक्स में 2 डेज जो है वो आपकी क्लास अपलोड होगी 4 PM पर, और कोशिश करनी है कि उसी वक्त आप अपनी क्लास देख करके खत्म कर दे। बस दैट्स इट, इससे बैकलॉग नहीं बनेगा, रोज का काम रोज होगा। उसके बाद क्लास कंप्लीट होने के बाद आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, उसके बाद जो है अपना रिवीजन कीजिए। रिवीजन कैसे करना है, यानी कि हम दोबारा लेक्चर खोल के बैठ गए, नहीं, नो वेस्टेज ऑफ टाइम। रिवीजन जो आपने नोट्स बनाए हैं, उनसे रिवाइज करना है, यानी कि जो आपने कॉपी में लिखा है उसको पढ़ना है 1-2 बार। उसके बाद जो आपने क्लास के क्वेश्चंस करे हैं उसको रिवीजन के टाइम जो है आपको री अटेम्प्ट करना है, सॉल्यूशन छुपा करके, यानी अपनी जो कॉपी जिस पे आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको उसके सॉल्यूशन के ऊपर रख दीजिए। उसके बाद फिर जो है वो आप री अटेम्प्ट करिए, तो इससे आपको सॉल्यूशन याद नहीं होगा, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपको दोबारा समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आपका आंसर नहीं निकला है इसका मतलब आपको अपनी एक बहुत बड़ी कमी पता चलेगी कि मेरी जो है थ्योरी कमजोर है या मेरी कैलकुलेशन अभी भी वीक रह रही है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो रिवीजन करना है। क्लास के बाद आप क्या करेंगे, क्लास करेंगे पहले बहुत जबरदस्त तरीके से, यानी कि फुल कंसंट्रेशन से। उसके बाद आप जो है बचे खुचे जो नोट्स होंगे आपके वो बनाएंगे। उसके बाद जो है आप रिवीजन करेंगे, बीच में आप इनके बीच में जो है ब्रेक ले सकते हैं, पानी वानी पी लीजिए, चाय वाय पी लीजिए। उसके बाद जो है थोड़ा सा घूम घाम के भी आ जाइए बाहर से। उसके बाद जो है रिवीजन करेंगे और फिर लास्ट में HW अटेम्प्ट करेंगे। देखिए ये मैं स्लाइड आपके सामने लेकर के आई हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएंगे तो आप नोट्स PDF लिंक के नाम से एक लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करेंगे तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे वहां पर। ठीक है, उसके लास्ट में जाएंगे, लास्ट स्लाइड में, तो वहां पर आपको एक PDF मिलेगी, मतलब स्लाइड्स मिलेंगी जिस पर आपके क्वेश्चंस लिखे होंगे, जिन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। और मैं NCERT की बुक से भी होमवर्क दूंगी जो कि आपको रोज का रोज कंप्लीट करना है, सोने से पहले, अगले दिन का इंतजार नहीं करना है। वैसे भी आपको सुबह स्कूल जाना होगा, स्कूल से आने के बाद स्कूल का काम एंड ऑल, तो इस वजह से आप जो है सोने से पहले रात में, ये मैं इतना ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगी कि आपसे हो ही ना पाए, क्योंकि आपके और भी सब्जेक्ट्स होते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा होमवर्क दूंगी, लेकिन आपको मैं जो होमवर्क दूंगी आपको वो अगली क्लास में कंप्लीट करके आना है, क्योंकि जो फिजिक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरकनेक्टेड होती है। आज मैं आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बता रही हूँ, कल वो वेलोसिटी और स्पीड में जाकर के यूज होगा। तो अगर आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वीक रह गया तो आपकी वेलोसिटी एंड स्पीड भी वीक रह जाएगी। दिस इज एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, देयरफॉर यू नीड टू clarify your concepts, you need to understand better the first thing, then you will be able to study the second thing perfectly. Okay, तो इस वजह से आपको फिजिक्स को जो जिस दिन क्लास में पढ़ाया है अगले क्लास से पहले आपको वो पूरा समझ में आ जाना चाहिए। अब चाहे आप मेरे वीडियोस से दोबारा देखें, इंटरनेट पर सर्च करें कि ये कंसेप्ट जो है वो कैसे होगा, अगर आपको मुझसे नहीं समझ में आ रहा है आप कोई और वीडियो देखें, लेकिन अगली क्लास से पहले आपको उस कंसेप्ट को पूरा क्लियर करके आना है। ठीक है, प्रैक्टिस का आपका बैकलॉग रह सकता है, आप वो संडे को जो है जब भी आपको टाइम मिले वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आपका लेक्चर्स का बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और हाँ, फिजिक्स के किसी भी लेक्चर को स्किप नहीं करना है। मैंने आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और स्पीड वाला एग्जांपल दिया, बहुत ही ज्यादा इंटरकनेक्टेड होती है फिजिक्स, इस वजह से आपको लगातार लेक्चर देखने हैं। अगर आपने आज की क्लास, आज से पहले की क्लास नहीं की है, मतलब पिछले दिन की क्लास नहीं की और आज आप डायरेक्टली आ गए हैं, ट्रस्ट मी गाइस, आपको सिर्फ 30% समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि मैं यहाँ स्पेनिश में तो बोल नहीं रही हूँ, हिंदी में बोल रही हूँ, तो लेकिन सिर्फ 100% में से सिर्फ 30% समझ में आएगा आपको, और बाकी 70% आपके सर से ऊपर निकल जाएगा, बाउंसर निकल जाएगा। इस वजह से आपको पिछले क्लास को देख करके उसको समझ करके आना है। ठीक है, और बाकी कंसेप्ट समझाने की जिम्मेदारी है, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको एकदम बटरली क्लियर होंगे कंसेप्ट, इंशाल्लाह बटरली आपको स्मूथ हो जाएंगे आपके कंसेप्ट इंशाल्लाह, मैं जब आपको पढ़ा चुकी होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। ये जो हमारा डिस्कशन था इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, कि ये बातें तो हमें पता है, लेकिन कुछ बातें हमें पता होती हैं, लेकिन कोई होता है जो हमें रिमाइंड कराता है उन बातों को, दोबारा से दोहरवाता है, ताकि हम जो है अपना बेस्ट दे सकें जो भी आने वाला टाइम है। ठीक है, तो चलिए हम अपना अब लेक्चर जो भी हमारी पढ़ाई है वो स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है मोशन, यानी कि किसी भी चीज की मूवमेंट। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो उसका क्या रिजल्ट होगा, उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, उसकी क्या स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम, ये सब हम इसकी जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मोशन होता क्या है। मोशन होता है किसी भी चीज का अपनी जगह बदल देना। सिंपल, एक चीज हमने देखी कि वो एक पॉइंट ए पर थी,
है ना, एक आदमी है फॉर एग्जाम्पल, वो एक पॉइंट ए पर है और थोड़ी देर के बाद देखा हमने कि वो एक पॉइंट बी पर पहुंच चुका है। 1 मिनट पहले ये आदमी ए पॉइंट पर था, 1 मिनट पहले बाद ये आदमी क्या है, बी पॉइंट पर पहुंच चुका है। इसका मतलब ये आदमी क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। वहीं एक दूसरा आदमी है, दूसरा आदमी, ये देखिए दूसरा आदमी जो है वो 1 मिनट पहले भी सी पॉइंट पर ही खड़ा था। 1 मिनट गुजरा, अब भी वो सी पॉइंट पर ही खड़ा है, और 1 मिनट गुजरा, अब भी वो सी पॉइंट पर खड़ा है, और एक पॉइंट गुजरा, अब भी वो सी पॉइंट पर ही खड़ा है। यानी कि ये आदमी, ये जो ये वाला है, ये है मोशन में, यानी कि ये मूव कर रहा है, अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर रहा है। और ये वाला आदमी जो है वो क्या है, रेस्ट पर है, यानी ये वक्त के हिसाब से 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के हिसाब से ये क्या है, अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, रेस्ट पर है। तो सबसे जनरल डेफिनेशन क्या होती है, इफ, डेफिनेशन हम लिखते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट, अब आप लोग मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, देखिए मैं सब कुछ हाथ से लिख रही हूं तो आप मेरे साथ साथ जो है वो नोट करिए। इफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन, विद रिस्पेक्ट टू में को मैं शॉर्ट फॉर्म में WRT लिख रही हूँ। WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट्स कॉल्ड इन मोशन, ठीक है। एंड इफ एन ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to time, then it's called in rest, ओके। अब देखिए, अब ये जो रेस्ट और मोशन वाले टर्म्स जो है ना, ये जो दो चीजें हैं कि कोई चीज रुकी हुई है, कोई चीज मोशन में है, ये ना थोड़े कम्प्लेक्स हैं। यानी कि ये जो है एक दूसरे के रिलेटिव हैं। रिलेटिव का मतलब क्या होता है वो मैं आपको आगे समझाती हूँ। मोशन जो है ना, वो हम जनरली डिफाइन कर ही नहीं सकते मोशन को, राइट। मोशन को हम जनरली डिफाइन कर ही नहीं सकते। मोशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का चलना अपनी जगह से टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि 1 सेकंड पहले वो चीज यहां थी, 1 सेकंड के बाद वो चीज यहां आ गई, तो ये फर्स्ट सेकंड था, ये सेकंड सेकंड है, यानी 1 सेकंड के बाद आई तो ये सेकंड सेकंड है। ये जो इसने यहां से यहां तक मूवमेंट की है, इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, मोशन, ठीक है। अब देखिए, इस चीज ने मूवमेंट की, हमें नजर आया, राइट, हमें नजर आया कि ये चीज एक सेकंड पहले यहां थी, दूसरे सेकंड में ये चीज यहां पहुंच गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां खड़े होकर के इस चीज को देख रहे हैं, ठीक है, आप यहां खड़े होकर इस चीज को देख रहे हैं कि ये चीज एक सेकंड पहले यहां थी, दूसरे सेकंड बाद यहां आ गई। ये चीज जब यहां से यहां जा रही थी, आपने भी इस चीज के साथ साथ चलना यहां से यहां शुरू कर दिया, ठीक है। 1 सेकंड पहले आप यहां थे, दूसरे सेकंड में आप जो है यहां पहुंच गए, ठीक। आपने जब इसके साथ साथ चलना शुरू किया, 1 सेकंड पहले ये आपके सामने थी, बीच में भी जब अगर आप इसके साथ साथ चल रहे हैं, ये आपके सामने ही होगी। उसके बाद 1.8 सेकंड में भी ये आपके साथ सामने होगी, ये चीज, ये इधर जा रही है, आप भी इधर जा रहे हैं, है ना। उसके बाद दूसरे सेकंड में भी ये आपके सामने ही होगी। तो आप जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो क्या आपको ये चीज अपने आंखों के सामने से इधर या इधर जाते हुए नजर आ रही है, बताइए। क्या ये चीज आपसे आगे निकल गई, नहीं, ये 1 सेकंड पहले भी आपके सामने ही थी, ये दूसरे सेकंड 1 सेकंड बाद भी आपके सामने ही है, लेकिन चल ये भी रही है, चल आप भी रहे हैं, ठीक है। अगर कोई तीसरा आदमी
फॉर एग्जाम्पल इसका नाम है कल्लू। कल्लू ने आपको मूव करते हुए देखा, इन सब आपको और इस चीज को मूव करते हुए देखा, इस ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए देखा। तो उसको ये नजर आया कि आप एक सेकंड पहले यहां थे, दूसरे सेकंड पहले यहां आए, आप दोनों मोशन में हैं। आप दोनों किस में हैं? मोशन में हैं। आप और ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। लेकिन आपको क्या नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट एक सेकंड पहले भी मेरे ही सामने थी, 2 सेकंड पहले भी मेरे ही सामने है। तो आपको ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर नजर आ रही है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ना आपसे आगे जा रही है ना आपसे पीछे छूट रही है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट आपके रेस्पेक्ट में तो रेस्ट पर है, लेकिन कल्लू के रेस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट जो है मोशन कर रही है, मूव कर रही है। तो हासिल क्या निकला? हासिल ये निकला कि जो मोशन होता है ना, या रेस्ट होता है, किसी भी चीज के दो स्टेट्स होते हैं, या तो वो रेस्ट पर होता है या वो मोशन पर होता है, या वो मूवमेंट कर रहा होता है, मोशन कर रहा होता है। तो ये रेस्ट और मोशन जो है दे आर रिलेटिव टर्म्स। क्या है ये? रिलेटिव टर्म्स है। यानी कि एक जगह से आप बैठ करके देखेंगे तो आपको कोई चीज मूव करती हुई नजर आएगी, वहीं आप उसको दूसरी जगह से देखेंगे तो आपको वही चीज रेस्ट पर नजर आएगी। तो मोशन को हम ऐसे डिफाइन कर ही नहीं सकते। मोशन जो है वो एक रिलेटिव टर्म है, यानी कोई चीज मोशन में है या रेस्ट में है, ये उस चीज के मूवमेंट पर डिपेंड नहीं करेगा, ये हमारे नजरिए पर, यानी ये हमारे देखने के तरीके पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, आप बस में बैठे हैं, आपको सामने वाली सीट पर बैठा हुआ आदमी अपने, मतलब आप जैसे बैठे दिल्ली में बस पे बैठे, ठीक है, आगरा आपको जाना है, तो वो आदमी आगरा तक आपके सामने वाली ही सीट पर बैठा है। आपको वो आदमी अपने रेस्पेक्ट में रेस्ट पर नजर आएगा। वो आदमी रेस्ट पर है, एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर बैठा हुआ है वो आदमी। लेकिन वहीं एक आदमी बस के बाहर खड़ा है, उस आदमी को, जो आदमी बस के बाहर खड़ा है, उस आदमी को आप दोनों मूव करते हुए दिखाई देंगे, जबकि आप दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर हैं। बस में बैठे हुए दो लोग एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर हैं, वो रेस्ट पर भी हैं। लेकिन बाहर बैठे हुए किसी आदमी को, जब वो बस आगे बढ़ेगी, जब वो बस अपना डिस्टेंस तय करने के लिए आगे बढ़ेगी, बाहर बैठे हुए किसी आदमी को वो दोनों मूव करते हुए दिखाई देंगे बस के साथ साथ। समझ में आई? तो मोशन को हम डिफाइन बिना किसी रेफरेंस फ्रेम के, यानी बिना किसी सिचुएशन के, कि हम उसको किस सिचुएशन में देख रहे हैं, हम उस चीज के साथ साथ मूव करते हुए देख रहे हैं या हम खुद रुके हुए हैं, वो चीज मूव कर रही है, बिना ये डिसाइड किए हम मोशन को डिफाइन कर ही नहीं सकते। ये जो रेफरेंस पॉइंट हम बोल रहे थे, ये होता क्या है एक्चुअल? अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट कोई भी एक ऐसा पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं कि ये रेस्ट पर है या फिर ये मोशन में है। ठीक है, ये उस चीज के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर ये उस चीज के रिस्पेक्ट में कितनी दूर है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोग क्लास में एक कुछ बच्चे हैं जो कि आपस में बात कर रहे हैं। इस बच्चे ने कहा मेरे घर से जो स्कूल है वो 2 किलोमीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में है। ठीक है, 2 किलोमीटर नॉर्थ में। इस बच्चे ने कहा अरे नहीं, मेरे घर से स्कूल जो है वो 3 किलोमीटर साउथ में है। तीसरा कोई बच्चा आया, उसने कहा अरे नहीं, मार्केट से स्कूल जो है, मार्केट से स्कूल जो है वो 4 किलोमीटर ईस्ट की डायरेक्शन में है। तो इन दोनों ने कहा हाँ हाँ, ये तो सही बात है कि मार्केट से स्कूल जो है वो 4 किलोमीटर ईस्ट की डायरेक्शन में है। तो ये बच्चा जो था, ये जो तीसरा बच्चा था, ये था समझदार। इसने यहाँ आने से पहले सोचा कि ये दोनों तो लड़ाई करने लगे, अब इन दोनों की लड़ाई को कैसे मैं जो है सुलझाऊं, वरना ये दोनों जो है हाथापाई पर भी उतर सकते हैं कि नहीं भाई, क्योंकि बोल तो ये भी सही रहा है, बोल तो ये भी सही रहा है, और ये बात भी सही है। तो इसने कहा कि मैं बीच की कोई ऐसी बात बोलता हूं जिसपे ये दोनों एग्री कर जाएं। ठीक है, तो इसने कहा कि मैं मार्केट के रिस्पेक्ट में इन सबको बताता हूं कि मार्केट से स्कूल जो है वो 4 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो ये जो मार्केट है, ये जो इस बच्चे ने बोला कि मार्केट है जिसपे सब एग्री कर गए, इसको हम कह सकते हैं रेफरेंस पॉइंट।
यही स्कूल की पोजीशन बताने का एक रेफरेंस पॉइंट है, जिस पर सब एग्री कर रहे हैं कि हाँ भाई ये बात तो सही है कि मार्केट से स्कूल 4 किलोमीटर ईस्ट में है, ईस्ट पर है। वरना दुनिया के हर आदमी के घर का लोकेशन अलग है, राइट? मतलब हर फैमिली के घर का लोकेशन अलग है, तो वो लोग तो आपस में झगड़ पड़ेंगे कि नहीं भाई ये चीज मेरे घर से तो इतनी दूर है, ये चीज मेरे घर से तो इतनी दूर है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए, इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या माना, एक रेफरेंस पॉइंट माना। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, हम हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। हमारे शहर का सबसे फेमस होटल जो है वो चांदनी चौक से 5 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर ईस्ट में है। हमारे शहर का सबसे फेमस होटल जो है वो चांदनी चौक से 5 किलोमीटर ईस्ट में है। तो ये चांदनी चौक जो हो गया, उस होटल की पोजीशन को बताने का एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट हुआ जिस पर सारी दुनिया एग्री करेगी। कोई उस पर लड़ाई नहीं करेगा कि नहीं भाई चांदनी चौक से 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर दूर, नहीं नहीं नहीं, एवरीवन विल एग्री। तो इस वजह से हम हमेशा किसी भी चीज के पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका रेफरेंस पॉइंट जो है हम इमेजिन करते हैं या हम सेट करते हैं। जब भी हम विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट लोगों को बता सकते हैं कि ये पोजीशन, ये इस चीज की लोकेशन कहाँ से कहाँ तक है। तो कल्लू और ये जो आदमी था, कल्लू जो अपने किसी रेफरेंस फ्रेम से देख रहा है, यानी कि अपनी आंखों के रेफरेंस फ्रेम से देख रहा है। जो ये आदमी था, ये अपनी किसी आंखों के रेफरेंस फ्रेम से देख रहा है। तो कल्लू को ये ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस आदमी को ये ऑब्जेक्ट मोशन में नजर नहीं आ रहा है, इसको अपने रेस्ट में नजर आ रहा है। तो ये जिस फ्रेम से देख रहा है उसको कहेंगे हम कल्लू का रेफरेंस फ्रेम, और या फिर ऑब्जर्वेशन फ्रेम। इसको क्या कहेंगे हम, रेफरेंस फ्रेम ऑफ कल्लू, ऑफ कल्लू। और उसको क्या कहेंगे हम, रेफरेंस फ्रेम ऑफ लल्लू। लेकिन ये लोग जो आपस में झगड़ रहे हैं, इन लोगों ने गलत रेफरेंस फ्रेम जो है वो किया है, चुना है। हम जनरली रेफरेंस फ्रेम किसको लेते हैं, ताकि किसी के भी मन में कोई भी डाउट नहीं रहे, इस वजह से हम जनरली रेफरेंस फ्रेम लेते हैं किसको, ग्राउंड को। जनरल रेफरेंस फ्रेम जो होता है हमारा, वो क्या होता है, ग्राउंड। ठीक है, जनरल रेफरेंस फ्रेम is taken to be ground। ठीक है, आगे चलते हैं इसकी स्लाइड पर। हाँ, तो जनरल रेफरेंस फ्रेम जो है वो किसको लेते हैं, ग्राउंड को, क्योंकि हर एवरी पर्सन, अब देखिए जैसे ये मैं हाथ से लिख रही हूं तो आप लोग भी नोट करना स्टार्ट करिए। एवरी पर्सन हैज इट्स ओन फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन। गाइज मेरी राइटिंग जो है ना वो इतनी गंदी है नहीं एक्चुअल में, लेकिन जिस नोटपैड पे मैं लिख रही हूँ उस पे मेरा हाथ अभी फिसल रहा है बहुत ज्यादा। ये न्यू है तो मेरा हाथ बैठा नहीं है इसके ऊपर, इस वजह से इतनी अजीब सी नूडल्स जैसी राइटिंग बन रही है। बाय द वे आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। देयरफॉर every person has its own frame of observation, therefore we all have agreed to take ground as our, sorry guys, as our reference frame। अच्छा, in daily lives हम बोलते हैं ना कि ये कार चल रही है, तो हम ये किस फ्रेम में बोल रहे हैं, ये हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि भाई ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये कार मूव कर रही है।
हम ये बोलते हैं कि ये बस रुकी हुई है, तो हम किसके रिस्पेक्ट में बोले? हम अपने रिस्पेक्ट में थोड़ी बोल रहे हैं कि हम, अगर हमने बस के साथ साथ हम बोल रहे हैं कि ये कार चल रही है, तो हम किस रिस्पेक्ट में बोले? हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोले कि ये कार चल रही है। अगर हम अपने रिस्पेक्ट में थोड़ी बोले हैं। अगर हम कार के साथ साथ कार की स्पीड में चलना शुरू हो जाए, तो कार हमें रुकी हुई दिखाई देगी, हमेशा अपने सामने दिखाई देगी। तो इस वजह से हम जब जनरल लाइफ में हम बोलते हैं कि ये चीज मूव कर रही है, तो हम हमेशा जो है वो किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं? वो हम क्या बोलते हैं? वो हम किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। ठीक है। कार इज मूविंग is said taking ground as reference frame. Okay, तो आई होप ये रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस पॉइंट आपको क्लियर होगा। रेफरेंस पॉइंट कोई एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में हम किसी भी चीज की लोकेशन को डिफाइन करते हैं। रेफरेंस फ्रेम एक ऐसा फ्रेम हम जिससे हम किसी भी चीज के स्टेट को डिफाइन करते हैं, यानी कि वो रेस्ट पर है या वो मोशन में है। तो मोशन जो है वो कई टाइप के हो सकते हैं। एक तो दो स्टेट्स ऑफ मोशन होती हैं, एक रेस्ट होता है, एक जो है वो क्या होता है, इस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं previous slide। चेक। ठीक है। तो नोट्स में डालने से पहले जो है वो मैं इसको कॉपी करके इधर ले आऊंगी, या अगर नहीं हो सका तो आप पिछली स्लाइड पर जाकर के इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर रेफरेंस फ्रेम जो है वो एक ही बात होती है। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने समझ लिया कि किसी भी चीज के मोशन या रेस्ट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं, इस वजह से हमें रेफरेंस फ्रेम सेट करना पड़ता है, रेफरेंस पॉइंट सेट करना पड़ता है किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए। एक आखिरी एग्जांपल दे देती हूं मैं कि मुंबई दिल्ली से 6 किलोमीटर दूर है, ऐसे इमेजिनेशन में। तो मुंबई के लिए दिल्ली रेफरेंस पॉइंट हो गया मुंबई की दूरी बताने के लिए। वहीं हम बोलेंगे मुंबई झारखंड से 70 किलोमीटर दूर है, अगेन इन इमेजिनेशन। तो अब इस बार हमने रेफरेंस पॉइंट क्या सेट कर दिया? झारखंड। तो हम अपने ईज के अनुसार जहां हम हैं उसी हिसाब से हम रेफरेंस पॉइंट सेट करते हैं। दूसरा एग्जांपल रेफरेंस फ्रेम का, मैंने मरी हुई बिल्ली को चलते हुए देखा। ये जो फेमस पहेली है, मैंने मरी हुई बिल्ली को चलते हुए देखा, तो इसमें जो ट्विस्ट है वो रेफरेंस फ्रेम का है। मैंने मरी हुई बिल्ली को चलते हुए नहीं देखा, मैंने बिल्ली को अपने रिस्पेक्ट में चलते हुए नहीं देखा, मैं खुद चल रही थी, बिल्ली मरी हुई थी वो मैंने देखी। राइट। तो यहां पर हमें बिल्ली को फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं रखना है, यहां पर हमें खुद को फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन रखना है। ये हमारा इस पहेली में ट्विस्ट है। ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। ठीक। इसी वजह से ये पहेली जो है वो कुछ लोगों को, वैसे तो बहुत ही कॉमन सी चीज है, सबको समझ में आ जाती है, बट थोड़ी सी कंफ्यूज कर देती है। ओ माय गॉड, मरी हुई बिल्ली कैसे चल सकती है? नहीं, बिल्ली नहीं चल रही है, आप चल रहे हैं। बिल्ली तो अपनी जगह मरी हुई पड़ी हुई है, आप चल रहे हैं। इस वजह से आपको जो है आपसे एक सा सवाल पूछा गया कि मैंने मरी हुई बिल्ली को चलते हुए देखा, बताओ कैसे? ऐसे कि मैं चल रही थी, बिल्ली अपनी जगह मरी हुई थी, मेरे रिस्पेक्ट में बिल्ली जो है वो मोशन में थी। यहां से हम ये बात पता लगा सकते हैं। मैं चल रही थी जिसकी वजह से बिल्ली जो है वो भी मुझे पीछे की तरफ, मैं आगे की तरफ बढ़ रही थी तो बिल्ली मुझे पीछे की तरफ मूव करती हुई दिखाई दे रही थी। वैसे ही जैसे हम जो है पेड़, अगर हम जमीन पे उतर के देखें तो पेड़ तो भाई अपनी जगह खड़ा है, वहीं अगर हम ट्रेन से जाते हैं तो पेड़ हमें पीछे की तरफ भागते हुए नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ थोड़ी मूव कर रहे हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ट्रेन मूव कर रही है। लेकिन हम जो ट्रेन के अंदर बैठ के देख रहे हैं, हम अपने फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन से देख रहे हैं, तो हमें पेड़ भी पीछे की तरफ मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो पेड़ जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर खड़ा है। ठीक है। तो जनरली हम क्या बोलते हैं कि भाई ट्रेन चलती है, पेड़ थोड़ी ही चलते। तो ये हम किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं? वहीं जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ आदमी होता है होगा, तो वो बोलेगा ट्रेन थोड़ी चले, ट्रेन तो मैं तो जब से ट्रेन के अंदर ही हूँ, ट्रेन चलती तो ट्रेन मुझे छोड़ के आगे भाग जाती। पेड़ चलते हैं, पेड़ पीछे जा रहे हैं।
तो इस वजह से जनरली हम जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो है सारी मशीन्स डिजाइन की जाती हैं। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम जो है बात करते हैं कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भाई ट्रेन चलती है और पेड़ रुका हुआ रहता है, जहां उसको बोया है वहीं से वो उगता है और सारी जिंदगी वहीं रहता है, इल्ला ये कि उसको उखाड़ के कहीं और लगा दिया जाए। तो आई होप कि आपको फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन, रेफरेंस फ्रेम मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। अगर आपको बात समझ में नहीं आई है अभी, तो दोबारा से इस वीडियो को देख लें। बेसिकली 3 टाइप के मोशन पढ़ने हैं। फर्स्ट है ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड है रोटेशनल मोशन एंड थर्ड है ऑसिलेटरी मोशन। ये हमें पढ़ना नहीं है, मैं आपको सिर्फ इनकी डेफिनेशंस बता देती हूँ, इनसे इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। ये हम पढ़ेंगे हम अपनी हायर क्लासेस में। सिर्फ यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कि कितने टाइप के मोशन आखिर हो सकते हैं। तो फर्स्ट है ट्रांसलेटरी मोशन। अगर किसी भी लाइन के अलोंग मोशन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रेन जो है वो अपने ट्रैक पर चल रही है, तो ट्रैक जो है वो एक लाइन है, यानी कि उस लाइन के अलोंग वो जो है ट्रेन मूव कर रही है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। उस ट्रैक पर ट्रेन या तो आगे जा सकती है या वो लौट कर पीछे आ सकती है, यानी कि उस ट्रैक से उतर करके ट्रेन नहीं चल सकती, और इसी मोशन को क्या कहेंगे हम? ट्रांसलेटरी मोशन। तो लाइंस जो है वो दो तरह की हो सकती है, या तो स्ट्रेट हो, स्ट्रेट लाइन, या फिर लाइन जो है वो कर्व्ड हो सकती है। यानी कि अगर कोई पॉलीगन है, कोई भी सर्कल है, उसके पैरामीटर्स के अलोंग, यानी कि उसकी बाउंड्रीज के अलोंग अगर कोई मोशन होता है तो उसको भी ट्रांसलेटरी मोशन ही कहते हैं। तो हम ट्रांसलेटरी मोशन को सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसको कैसे हम जो है डिवाइड करते हैं 2 टाइप के मोशन में। एक होता है स्ट्रेट लाइन मोशन और एक होता है कर्वी लीनियर मोशन, यानी कि कर्व्ड लाइन के अलोंग मोशन। ठीक है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि मोशन, राइटिंग को प्लीज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करिएगा, बिकॉज इस पर ये जो हमारा राइटिंग बोर्ड है इस पर थोड़ा सा हाथ फिसलता है, दैट इज वाई राइटिंग ऐसी बन रही है। अदरवाइज आपको समझने में आई होप के कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। ट्रांसलेटरी मोशन इज मोशन अलोंग ए लाइन। ठीक है, बस इतना ही लिख लीजिए, इतना काफी है, आपको समझ में आ जाएगा। नोट्स जो है हमें पूरी किताब नहीं छापनी होती है, नोट्स में नोट्स को जितना कंसाइज लिखेंगे ना उतना बाद में रिवाइज करने में आसानी होगी। ट्रांसलेटरी मोशन हमने सिंपली लिख लिया, एक लाइन के अलोंग मोशन को क्या कहते हैं हम? ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन जो है होता है 2 टाइप का, तो हम एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। फ्लो चार्ट टाइप का ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो होता है 2 टाइप का। ठीक है, फर्स्ट होता है रेक्टिलिनियर मोशन एंड सेकंड होता है कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन क्या किसको कहते हैं? स्ट्रेट लाइन के अलोंग। किसके अलोंग? स्ट्रेट। स्ट्रेट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ST। तो मैं बोल रही हूं, आप सुन लीजिए, स्ट्रेट लाइन मोशन के अलोंग, स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो मोशन होता है उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल motion of a ant, motion of an ant on string। अभी मैं आगे आपको समझाऊंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, कर्वीलिनियर मोशन का एग्जाम्पल या इसको डिफाइन करेंगे, कर्वीलिनियर मोशन कहते हैं मोशन अलोंग ए, आप लोग मेरे साथ साथ लिखिए, राइट? इसको बाद में लिखना जो है वो एक वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, साथ साथ आप लिखिए तो आपके नोट्स भी बनते चले जाएंगे। मोशन अलोंग ए कर्व्ड लाइन। ठीक है, कर्व्ड लाइन, फॉर एग्जाम्पल मोशन अलोंग बाउंड्रीज, बाउंड्रीज ये बी है, बाउंड्रीज ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। कोई भी एक ग्राउंड है, फील्ड है, आपको सुबह सुबह आपके पीटी टीचर ने कहा कि जाओ इस फील्ड का एक चक्कर लगा के आओ, तो उस लाइन के अलोंग जिसके जो है फील्ड का आप चक्कर लगा रहे हैं, उस लाइन पर जो आप मोशन कर रहे हैं वो एक कर्व्ड लाइन है। कोई भी जो भी शेप्स होती है हमारी, 2D शेप्स जो होती हैं, जैसे सर्कल या फिर रेक्टेंगल, ये सब क्या है? कर्व्ड लाइन्स है। ये लाइन्स तो हैं लेकिन ये लाइन मुड़ी हुई है, कर्व्ड है, तो इनके अलोंग जो भी मोशन होगा उसको हम क्या कहेंगे? मोशन अलोंग कर्व्ड लाइन या फिर कर्वी लीनियर मोशन। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट हम चलते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है पहिया, व्हील। कोई भी गाड़ी होती है, आपने देखा होगा, बाइक जो होती है, तो व्हील जो है वो सेंटर में बाइक से अटैच्ड रहता है। जैसे ये एक व्हील है, ओके, जैसे ये एक व्हील है, ये घूमता है, राइट? ये सेंटर में अटैच्ड रहता है।
किससे? बाइक से। और ये मोशन करता है इस सेंटर के अबाउट, यानी ये घूमता है और ये सेंटर जो है इसका, ये हमेशा रेस्ट पर रहता है। बाइक के रिस्पेक्ट में ये सेंटर हमेशा रेस्ट पर रहता है, क्योंकि ये इससे बाइक से जुड़ा हुआ है। अगर ये सेंटर इधर उधर मूव करना शुरू हो गया तो बाइक तो फिर अनबैलेंस हो जाएगी, राइट? पहिया निकल के जो है वो बाहर चला जाएगा। नहीं, ये सेंटर हमेशा रेस्ट पर रहता है, और इसी सेंटर के अबाउट जो मोशन होता है, इस सेंटर को हम क्या नाम देंगे? इस सेंटर को हम नाम देंगे एक्सिस। ये है एक्सिस। तो इस सेंटर के अबाउट जो मोशन होता है उसको क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशन। आपने सुना होगा अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो ये एक्सिस वही एक्सिस है जो हमने रोटेशनल मोशन के लिए डिफाइन किया है। अर्थ जो है वो अपने किसके अबाउट? एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, यानी कि अर्थ का जो सेंटर वाला पार्ट है वो हमेशा रेस्ट पर रहता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है लट्टू। बचपन में हम लट्टू से खेलते थे, राइट? आई होप कि आपको पता होगा, एक खिलौना होता है खेलने वाला, उसके बीच में एक नेल जो है वो ठुकी हुई होती है, कील जो है वो ठुकी हुई होती है, तो वो कील जो है वो उसकी एक्सिस का काम करती है, राइट? तो लट्टू जो है वो उस कील के अबाउट, जैसे जितनी तेज उसको हम जमीन पर फेंकेंगे वो उतनी तेज रोटेट करेगा, और हमेशा कील के अबाउट रोटेट करता है। वो जो नेल होती है वही ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में रहती है, जिसकी वजह से जो है वो लट्टू क्या होता है? रोटेट करता है। तो रोटेशनल मोशन को हम डिफाइन ऐसे करेंगे कि मोशन along an axis is called rotational motion। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे व्हील लट्टू। लट्टू को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, हमें तो भाई लट्टू ही पता है देसी लैंग्वेज में। और बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ, है ना? बस 3 एग्जाम्पल इसके काफी हैं। और एक आपको फन फैक्ट बताती हूँ, फन फैक्ट नहीं, थोड़ा सा ड्राउना फैक्ट है, कि जो लोग साइंस स्ट्रीम लेने जा रहे हैं तो क्लास 11th का जो सबसे मुश्किल चैप्टर, बच्चे कहते हैं मुश्किल चैप्टर जो माना जाता है, और सबसे लेंदी, सबसे कंसेप्चुअल चैप्टर जो माना जाता है, जिससे जेई एडवांस में सवाल आते हैं बहुत भर भर के, वो है रोटेशनल मोशन। जो रोटेशन वाला चैप्टर है वो आपको अपने विकराल रूप में दिखेगा क्लास 11th में। तो अभी से थोड़ा सा समझ समझ के रखिए, और जो है अपनी एक्स्ट्रा स्टडीज़ भी करिए, थोड़ा सा आउट ऑफ अपने सिलेबस जा करके थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए। तो नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारा? ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन का पहले मैं एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद हम डेफिनेशन पर जाएंगे। ऑसिलेटरी मोशन का सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो है वो होता है पेंडुलम क्लॉक। आपके घर में या नहीं भी होगी, आपने कहीं भी देखी होगी, घड़ी की दुकान पे एक क्लॉक होती है, उसके नीचे जो है वो एक बॉल टाइप का लटका हुआ रहता है, ठीक है? और वो कभी इधर जाता है, अपनी मैक्सिमम पोजिशन तक जाता है ना? और कभी वो इधर जाता है अपनी मैक्सिमम पोजीशन तक, और ये जो बीच में यहाँ आकर के वो जो है रेस्ट पर आ जाता है, फिर उसको वो जो है यहाँ पर जाता है। तो ऐसे मोशन को, पेंडुलम के मोशन को क्या कहेंगे हम? जो पेंडुलम होता है उसके मोशन को हम क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि टू आगे जाना, फ्रो पीछे आना, टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि एक फिक्स्ड टाइमिंग में फिक्स्ड डिस्टेंस आगे जाना, फिक्स्ड डिस्टेंस पीछे आना, इसको क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल, इसको आप करके भी देख सकते हैं। आपका जो चार्जर है फोन का, उसको आप वायर की साइड से पकड़िए और अडेप्टर को नीचे लटका हुआ छोड़ दीजिए। उसके बाद अडेप्टर को थोड़ा सा ऊपर लेकर के जाइए और वहां से छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि जहां से आपने छोड़ा है, अगर हम एनर्जी की डैम्पिंग को, यानी कि एनर्जी के कम होने को हम कंसीडर ना करें, तो आप देखेंगे कि जिस जगह से आपने राइट साइड पर छोड़ा है उतनी ही हाइट वो लेफ्ट साइड पर जाकर के अटेन करेगा। तो फिक्स्ड टाइम में फिक्स्ड पोजीशन आगे और पीछे करके अटेन करना, इसको हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया होता है पेंडुलम। और ऑसिलेटरी मोशन में ही वाइब्रेशनल मोशन आता है। वाइब्रेशनल मोशन तो आप बखूबी जानते ही होंगे। आप जब अपने फोन को वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन मोड पर लगाते हैं, तो आपने देखा होगा फोन जो है वो थोड़ा सा मूव करता है, एकदम आगे पीछे तेजी से मूव करता है, तो जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है, जिससे आपकी बॉडी में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल आपका फोन पॉकेट में रखा है, आपको पता लगता है कि ये जो है किसी की कॉल आ रही है, तो वो जो फोन जो मूव करता है तेजी से, उसको कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन। वो भी एक ऑसिलेटरी मोशन का ही एग्जाम्पल है, लेकिन उसमें जो फोन डिस्टेंस कवर कर रहा है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। इस वजह से वो फोन जो है क्या करता है? वाइब्रेट करता है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे टू एंड फ्रो motion about
अबाउट मीन पोजीशन। ये जो बीच में एक पोजीशन आई ना जिसमें वो एकदम सीधा बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गया उससे, जो उसका जहां से भी वो अटैच्ड है। अबाउट मीन पोजीशन is called mean position is called oscillatory motion। ठीक है, इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया होता है पेंडुलम। ठीक है, इतना डिटेल में जो है ना पूछे कि नहीं आपसे एग्जामिनर, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो मोशन है इसको हम और भी तरह से क्लासिफाई करते हैं, तो वो हम आगे देखते हैं कि किस तरह से हम जो है उसको 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये स्टेट्स के रिस्पेक्ट में स्टेट्स के रिस्पेक्ट में मोशन आर ऑफ 2 टाइप्स। मेरे साथ साथ नोट करेंगे, रेस्ट एंड मोशन। नाउ with respect to dimensions, motion is discovered as of 3 types: 1D, 2D, 3D। 1D को हम बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन, पूरा लिख देती हूं, टू डी में हो सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि अभी आपको नहीं पढ़ना है, या फिर सर्क्यूलर सर्क्यूलर मोशन। एंड 3D मोशन तो आपका मोशन ऑफ ए बग अराउंड यू। देखिए कहीं कोई बग ना हो आपके आसपास। तो 1D मोशन, अब हम, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्टेट्स के रिस्पेक्ट में मोशन को 2 तरह से डिफाइन किया जाता है, रेस्ट में या फिर मोशन में है कोई भी चीज। डिफाइन कैसे करेंगे? ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस फ्रेम एंड रेफरेंस पॉइंट। और डायमेंशंस के रिस्पेक्ट में मोशन को 3 टाइप के मोशन डिस्कवर किए गए हैं। फोर्थ डायमेंशन अभी जो है परफेक्टली डिस्कवर नहीं हुआ है, तो फिर हम इसको थ्री डायमेंशन ही पढ़ेंगे। 1D मोशन जिसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं, 2D मोशन जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं, और 3D मोशन, एक मक्खी उड़ रही है वो 3D में उड़ रही है। मक्खी की खुद की बॉडी भी 3D में है, हम खुद भी 3D में है, 3 डायमेंशनल में है। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन मोशन को कैसे डिफाइन करें? स्ट्रेट लाइन मोशन को बस एक एग्जांपल दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी आपको पता ही होगा स्ट्रेट लाइन मोशन किसको कहते हैं, लेकिन हमारा फर्ज है आपको बेसिक से पढ़ाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए सबसे पहले 2 पॉइंट्स डिफाइन करिए। किसी भी मोशन को, मैंने आपको क्या कहा था, किसी भी मोशन को डिफाइन करने के लिए रेफरेंस पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट्स डिफाइन करिए। एक पॉइंट यहां है, दूसरा पॉइंट यहां है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक बांध दीजिए आप रस्सी, बिल्कुल स्ट्रेट। ये जो मेरे उसमें जो है इम्परफेक्शन आ रही है लाइन, ये भी नहीं, क्योंकि ये छोटी छोटी इम्परफेक्शन आपके मोशन को 2D बना सकती हैं। बिल्कुल टाइटली एक धागा बांध दीजिए, उसके ऊपर बिठा दीजिए एक किसको, चूंटी को। ठीक है, क्या है ये? चूंटी। अब ये जो चूंटी
और ये जो रेफरेंस पॉइंट है आप थोड़ा ग्राउंड से ऊंचा रख करके इस धागे पर चोटी को बिठा दीजिए। रियल लाइफ में मत करिएगा ऐसा, जानवरों के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इमेजिन करिए कि एक चोटी जो है इस धागे पर चल रही है। अब ये चोटी जो मोशन, ये तो या तो आगे जा सकती है या पीछे आ सकती है, राइट? या तो ये आगे जा सकती है चोटी या पीछे आ सकती है। ये चोटी के पास पर नहीं, बिना पर वाली चोटी है, तो ये उड़ नहीं सकती, राइट? तो इन शॉर्ट ये चोटी जो है, ये आंट जो है, ये या तो आगे जाएगी या पीछे आएगी। इन दो पॉइंट्स के बीच में जो धागा बंधा हुआ है उस पर या तो आगे जा सकती है पीछे जा सकती है। तो ये चोटी जो मोशन कर रही है इसी को हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं, ना ऊपर ना नीचे, बस आगे और पीछे, ठीक है? वन डायमेंशनल यानी सिर्फ ये एक ही एक्सिस के अलोंग, या तो ये हम अगर इसको एक्स एक्सिस मानेंगे तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन करेगी, अगर हम इसको वाई एक्सिस मानेंगे, अगर हम इसको वाई एक्सिस मानेंगे तो ये सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग मोशन करेगी, अगर हम इसको जेड एक्सिस मानेंगे तो ये सिर्फ जेड एक्सिस के अलोंग मोशन करेगी। ये एक्स वाई में एक साथ मोशन नहीं कर सकती, ये वाई जेड में एक साथ मोशन नहीं कर सकती, या फिर ये एक्स वाई जेड में एक साथ मोशन नहीं कर सकती। एक्सिस की बात कर रही हूं मैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, आई होप आपको पता होगा। तो ये सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग मोशन कर रही है, या तो एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन करेगी प्लस एक्स एक्सिस से माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, या माइनस एक्स एक्सिस से प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, या फिर ये वाई एक्सिस में मोशन करेगी प्लस वाई एक्सिस से माइनस वाई एक्सिस की तरफ, या फिर ये जेड एक्सिस से मोशन करेगी प्लस जेड एक्सिस से माइनस जेड एक्सिस की तरफ, या फिर माइनस जेड एक्सिस से प्लस जेड एक्सिस की तरफ। तो ये क्या हो गया? 1D मोशन हो गया, ठीक है? ये क्या हो गया? वन डायमेंशनल मोशन हो गया। वन डायमेंशनल मोशन ये जो है हो गया, या फिर इसको कहेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर हम जमीन से कोई चीज डायरेक्ट सीधा ऊपर की तरफ फेंकते हैं ना, तो ये चीज भी यहां ऊपर जाती है और सीधे यहां नहीं बनाती मैं, वरना कंफ्यूजन हो सकती है बाद में। किसी और कलर से बनाते हैं हम, ओके। अगर हम फॉर एग्जांपल हम, ये हमारा ग्राउंड है, हमने ग्राउंड से कोई चीज ऊपर फेंकी तो वो डायरेक्ट ऊपर जाती है, उसके बाद यहां रुकती है और उसके बाद फिर से वो उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए वापस आती है, तो इसको भी हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक? तो ये हमारा क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन मोशन। तो आपको समझ में आया कि दो धागे बांधिए, दो कील ठोकिए, उसके ऊपर दो धागे बांधिए, कील हमारे रेफरेंस पॉइंट हो गया दोनों, उसके बीच में एक धागा बांध दीजिए, उसके बीच में किसी कीड़े को छोड़ दीजिए, ऐसा कीड़ा हो जो उड़ ना पाए, यानी कि चूंटी या कोई भी छोटा सा कीड़ा, वो जो कीड़ा मोशन करेगा आगे पीछे, सिर्फ आगे और पीछे, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो और कहीं जा सके। तो उसी मोशन को, जो मोशन एक लाइन के अलोंग होता है, सिर्फ एक लाइन के अलोंग होता है, उसको क्या कहते हैं? उस लाइन में वो इधर से जा भी सकता है, लौट के वापस भी आ सकता है, बस ये दो टाइप के मोशन हो सकते हैं उसमें, दो तरह के, और वो दो तरह के एक ही तरह के मोशन होते हैं। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन हम इसको कहते हैं। अब स्ट्रेट लाइन मोशन में हम कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर से अच्छा, पहले जो हमने एग्जांपल दिया था स्कूल वाला और मार्केट वाला, तो हमने उसमें क्या डिफाइन किया था? हमने मार्केट को रेफरेंस पॉइंट मानकर ये बोला था कि जो स्कूल है वो मार्केट से सॉरी हाँ, जो स्कूल है वो मार्केट से 4 किलोमीटर दूर है, उस समझदार बच्चे ने बोला था, राइट? तो 4 किलोमीटर क्या हुआ? 4 किलोमीटर जो उसने बोला था वो था हमारा डिस्टेंस। तो अगर ये चोटी, ये जो आंट है, ये एक फिक्स लेंथ कवर कर रही है, या तो ये यहां से भी वापस जा सकती है, या ये सिर्फ यहां जाकर के वापस जा सकती है, तो ये दूरी कवर कर रही है, इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस में कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, कि सबसे पहले डिस्टेंस कैन नॉट बी, कांट बी निगेटिव। नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी, राइट? 0, ये आपकी नंबर लाइन है, 0 1 2 3 एंड ऑल इंफिनिटी तक, इधर भी -1 -2। तो ये जो है ये क्या है? निगेटिव एंटिटीज है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है? और ये बीच में न्यूट्रल है 0। तो डिस्टेंस जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा
ये या तो 0 हो सकता है अगर कोई अपनी जगह से हिला ही नहीं रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, या ये हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव। भाई निगेटिव कैसे होगा? जैसे गाड़ी में आपकी जो आप अगर स्कूटी या अपने अपने फादर के पीछे बैठ करके आप जाते हो या अपनी मदर के पीछे बैठ करके जाते हो, तो सामने जो मीटर लगा हुआ रहता है स्कूटी में, वो दिखाता है कि आपकी गाड़ी ने डिस्टेंस कितना कवर किया। तो आपकी मम ने कभी कभी गाड़ी को कभी आगे लेके गई होंगी, कभी बैक करने की जरूरत पड़ी होगी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब डिस्टेंस जो है वो आगे वाले में से हम पीछे वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो बचेगा वही हमारा जो है डिस्टेंस होगा। वो निगेटिव भी आ सकता है, अगर पीछे हमने ज्यादा दूरी तय कर ली तो वो निगेटिव भी आ सकता है। नहीं नहीं नहीं, डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव। लाइक हम बोलते हैं कि ये 100 मीटर रेस है। एक एथलीट ने यहां से दौड़ना शुरू किया, एक एथलीट है यहां से वो 100 मीटर रेस में दौड़ना शुरू किया। तो 100 मीटर रेस का जो रोड है वो कुछ इस तरह से है, ऐसे है, और यहां जो है वो जजेस बैठे हुए हैं, ठीक। तो एथलीट ने यहां से दौड़ना शुरू किया और वो वापस यहीं आ गया। तो हम क्या ये नहीं कहेंगे कि इसने ये पूरा 100 मीटर कवर किया है, जबकि वो जहां से इसने स्टार्ट किया था वो उसके बराबर में ही आके खड़ा हो गया। तो ये चीज डिस्टेंस नहीं है। ये जो इसने कवर किया है पूरा, ये जो इसने कवर किया है, इसी वजह से इसको 100 मीटर रेस कहते हैं कि ये आदमी पूरा 100 मीटर चल करके आया है, तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया है ये पूरा 100 मीटर डिस्टेंस इसने जो है क्या किया है, कवर किया है। ठीक है, वरना ये जहां था वापस वहीं आ गया। लेकिन नहीं, हम कंसिडर करेंगे कि ये कितना चल करके आया है, इसने कितना चला है। तो डिस्टेंस को हम, इस बात को हम बाद में लिखेंगे, कैंट बी नेगेटिव। डिस्टेंस को हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं। डिस्टेंस जो है वो क्या है, एक्चुअल कवर्ड, एक्चुअली में कितना चला है, जो जो भी चीज है वो एक्चुअली में कितनी चली है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। द एक्चुअल पाथ covered by an object is called distance। दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस कैन बी जीरो। जीरो किस कंडीशन में होगा, अगर वो रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मूव ही नहीं किया तो उसका डिस्टेंस जीरो। और अगर वो मूव करेगा तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव। इट कैन नेवर बी निगेटिव। एक और एग्जांपल से मैं आपको बढ़िया तरीके से आपको बात समझ में आएगी। जैसे आपका घर यहाँ है, आपकी नानी का घर यहाँ है, तो आपको पता नहीं है कि आपकी नानी का घर यहाँ है, मतलब तो आपने स्कूटी से जो है वो गए, निकले, और उसके बाद आप आगे पहुंच गए, है ना। आपकी नानी का घर था 100 किलोमीटर दूरी पर। तो आपकी नानी का घर था कितने, 100 किलोमीटर दूरी पर। आप आगे पहुंच गए, फिर आपको घर मिला ही नहीं वहां पर। तो आपने जो है कितनी दूरी एक्स्ट्रा कवर कर ली, 50 किलोमीटर और दूरी एक्स्ट्रा कवर कर ली, यानी आप टोटल 150 किलोमीटर दूर चले गए। अपने घर से 150 किलोमीटर आपने दूरी कवर की। 100 किलोमीटर यहीं था आपका नानी का घर, आप आगे निकल गए तो टोटल दूरी कितनी कवर की आपने, 150। 100 + 50 इज इक्वल टू 150 किलोमीटर आपने दूरी कवर कर ली। फिर आपकी मॉम का फोन आता है कि बेटा तुम कहाँ चले गए, तुम्हारी नानी का घर तो सिर्फ 100 किलोमीटर दूर ही था। क्या होगा, अब आप वहां से वापस बैक गियर मारेंगे और मतलब यू टर्न लेंगे वहां से, और उसके बाद फिर से नानी के यहाँ पहुंचेंगे। ये जो मैं इस तरह बना रही हूँ ना, ये सब एक ही लाइन के अलोंग हो रहा है मोशन, ठीक है। वापस से आप नानी के यहाँ पहुंचेंगे, तो वापस से आपने फिर से ये 50 किलोमीटर आगे पहुंच गए, तो 50 किलोमीटर फिर दूरी कवर की ना, चाहे वो उल्टी डायरेक्शन में कवर की, लेकिन वापस तो आया आप 50 किलोमीटर। तो ये सब ऐड होकर के डिस्टेंस आपने टोटल कितना चल लिया, आपने 150 किलोमीटर आप ऑलरेडी चल चुके थे, फिर 50 किलोमीटर नानी के घर पहुंचने के लिए आप बैक आए। तो ये सारा कुछ जो है वो टोटल डिस्टेंस हुआ जो आपने कवर किया, जो कि 200 किलोमीटर था। जबकि आप डायरेक्टली नानी के यहाँ क्या कैसे जा सकते थे, 100 किलोमीटर। तो इफेक्टिवली तो आपने कितनी दूरी कवर की, 100 किलोमीटर। आप तो फालतू ही आगे चले गए थे। लेकिन जो आपने एक्चुअली कितनी कवर की, ये है इफेक्टिवली।
लेकिन एक्चुअली आपने कितना कवर किया? 200 किलोमीटर, क्योंकि आपकी गलती थी, आप आगे चले गए, आपसे गलती हो गई, आप नानी के घर से आगे चले गए, तो इफेक्टिवली हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करें। एक्चुअली आपने 200 किलोमीटर कवर किया, तो 200 किलोमीटर आपका क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया, राइट? आई होप कि अब आपको क्लियर हो गई होगी बात। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आता है डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने पिछली स्लाइड में क्या बात की? इफेक्टिवली आपने कितना कवर किया, राइट? वही इफेक्टिव डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है? एक बात में क्लियर हो गई बात। लेकिन हम इसको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, हम इसको डिफाइन करते हैं। द इफेक्टिव पाथ या फिर शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फिर से हम वही नानी के घर वाला एग्जांपल लेंगे। ये था आपका घर, 100 किलोमीटर पर नानी का घर था। आप यहां से गए, आगे पहुंच गए, फिर आप वहां से लौट करके आए नानी के घर। लेकिन जाना तो आपको नानी के घर था ना, 100 किलोमीटर। चल लिया आपने 200 किलोमीटर फालतू। 200 किलोमीटर कैसे चला? 50 किलोमीटर आगे चले गए थे, सॉरी 50 किलोमीटर आगे चले गए थे, फिर वापस आना पड़ा 50 किलोमीटर। तो 200 100 किलोमीटर ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आप, ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सब ऐड होकर के आपका कितना हुआ? 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। लेकिन चलना आपको कितना था? नानी का घर तो सिर्फ 100 किलोमीटर दूर था। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। इस पूरी जर्नी में जो आपका डिस्प्लेसमेंट रहा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता, इन सब रास्तों में सबसे छोटा रास्ता क्या है? 100 किलोमीटर। इससे कम चलेंगे तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, इससे ज्यादा चलेंगे तो बैक आना पड़ेगा। इतना ही चलेंगे तो आप एग्जैक्टली पोजीशन पर पहुंच जाएंगे अपनी, राइट? तो इफेक्टिव डिस्टेंस कितना हुआ? 100 किलोमीटर। यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। आपके घर से, इसे मिटा देते हैं, क्लीन नोट्स। गाइस राइटिंग जो है ना, थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है। आई होप का आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, बिकॉज ये जो नोट पैड है ना जिस पे मैं लिख रही हूँ, इस पे मेरा हाथ बैठा नहीं है अभी। ये न्यू है तो ये थोड़ा फिसल रहा है। अभी 2-3 दिन में बैठ जाएगा तो फिर राइटिंग ठीक ठाक आएगी। तो हमने समझ लिया कि 100 किलोमीटर हमारा इफेक्टिव डिस्टेंस था, जो इस आदमी को कवर करना था, आपको कवर करना था, लेकिन आपने ज्यादा कर लिया। वो आपकी मर्जी, आप चाहे यहाँ से निकले वहां जाएं। जो बच्चे करते हैं ना, उनको गाड़ी मिल जाती है तो वो पूरा शहर घूम घाम के, मम्मी ने कहा कि बेटा जरा एक पैकेट पनीर लेके आना, तो वो सारा शहर घूम घाम के पनीर की दुकान पे जाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से घर जाते हैं। तो इफेक्टिवली मम्मी ने आपको क्या कहा था? यहाँ से डायरेक्ट जाने के लिए पनीर की दुकान पे पनीर लिया और यहाँ से वापस आने के लिए। तो इफेक्टिव डिस्टेंस मम्मी ने कहा था आपको फॉर एग्जाम्पल 170 किलोमीटर कवर करने के लिए, लेकिन आपने कवर कितना किया डिस्टेंस? आपने किया 180। आपने किया एकदम पूरा शहर, 1000 आपने कवर करके फिर जो है 1000 किलोमीटर नहीं, हम मीटर में लेते हैं, थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा। किलोमीटर कौन जाता है भाई? 170 किलोमीटर कौन जाता है पनीर लेने के लिए? इरेजर कहाँ गई? एक तो ये दिखती नहीं है इरेजर इसमें। चलिए 100 मीटर्स, सॉरी 170 मीटर्स, ठीक है। तो आप जो है एकदम 1000 मीटर्स, पूरा 1 किलोमीटर कवर करके जो है 1 किलोमीटर करीब 10-12 किलोमीटर कवर करके आए, पूरे शहर घूम घाम के आए, फिर आपने पनीर लिया और फिर आप घर गए वापस। तो इस हरकत को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ऑब्वियसली आपको टाइम ज्यादा लगा, लेकिन हम इस हरकत को डिस्प्लेसमेंट में कंसिडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ उतने ही डिस्टेंस को कंसिडर करेंगे जितना कि आपके घर से सबसे छोटा रास्ता उस पनीर की दुकान तक जाता है सीधे, पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट,
ठीक है, ये हमारी इनिशियली हम घर पर थे, मम्मी ने हमें उठाया, बेटा लो स्कूटी लेकर के जाओ, पनीर लेकर के आओ। इनिशियली मम्मी का मतलब था सीधे जाओ सीधे आओ। हमने किया क्या, हम इधर उधर उधर गए गए, उसके बाद फिर वापस आए। तो लेकिन मॉम ने बोला कि सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है, जल्दी से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, जल्दी से लेकर के आ जाओ, 100 मीटर दूर है। तो मम्मी की बात क्या थी, मम्मी डिस्प्लेसमेंट बता रही है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता रही थी। यहाँ से अगर आप सीधे जाएंगे तो 100 मीटर के दूरी पर आपको पनीर की दुकान मिल जाएगी। तो उसी को, तो ये इसका जो बीच का डिस्टेंस है ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आप शुरुआत में कहाँ थे, यानी ये इनिशियल पोजीशन थी आपकी और ये फाइनल पोजीशन। अब देखिए थर्ड पॉइंट आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, positive and negative. Sorry. अब इस बात का क्या मतलब, देखिए फिर से यही एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ होम है, यहाँ आपकी पनीर शॉप है। आपने क्या किया, घर से निकले, इस डायरेक्शन में चले, तो फॉर एग्जांपल ये डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है। घर से निकले आप और जो है पनीर शॉप पर पहुंचे, तो आपने प्लस डायरेक्शन में 100 मीटर कवर किया। उसके बाद आपके घर के ठीक पीछे आपका एक फ्रेंड का घर पड़ता है। ठीक पीछे, कितना पीछे, फॉर एग्जांपल आपके घर से आपके घर से 100 किलोमीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर आपके फ्रेंड का घर पड़ता है। आप यहां से वापस आए, उसके बाद घर जाने के बजाय आप चले गए अपने फ्रेंड के यहाँ कि उससे मैं अपने होमवर्क की कोई नोटबुक ले लूंगी, ले लेता हूं, उसके बाद फिर मैं वापस घर जाऊं। तो आपने नेगेटिव डायरेक्शन में एक तो ये 100 मीटर कवर किया, घर तक आए, उसके बाद और 100 मीटर कवर किया, अपने फ्रेंड के घर पहुंचे। तो नेगेटिव डायरेक्शन में आपने कितना कवर किया, 200 मीटर। तो अगर हम इसको ऐड करें तो ये कितना आ रहा है, माइनस का 100 मीटर। दोस्त के घर पहुंचने के बाद आपका डिस्प्लेसमेंट अपने घर से इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट एन स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें डायरेक्शन मैटर करती है, इसके पॉइंट्स हम और भी लिखेंगे। इस डायरेक्शन में आपने कितना कवर किया, -100 किलोमीटर, यानी उल्टी डायरेक्शन में आप जो है -100 किलोमीटर अपने घर से, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, -100 किलोमीटर। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है डिस्टेंस इज नेगेटिव, डिस्टेंस कैन बी, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव तो हमने देख ही लिया कि ये 100 मीटर जो हमने कवर किया ये पॉजिटिव है। 0 कब होगा डिस्प्लेसमेंट, आप जो है अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। 0 डिस्प्लेसमेंट, आपने यहां से एक दौड़ शुरू की, मैंने आपको क्या कहा था, डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो आपने यहां से दौड़ना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, आप यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, वापस आप उसी जगह पर आकर खड़े हो गए। इनिशियल पोजीशन भी सेम है, फाइनल पोजीशन भी सेम है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना है, 0। इस वजह से यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। इसी को कहते हैं हम 0 डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा यहां पर डिस्प्लेसमेंट, 0। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप सुबह
अपने घर से निकले, नानी के घर गए, नानी के घर से वापस शाम को अपने घर आ गए, सुबह जहां से निकले थे शाम में वहीं वापस आ गए, तो आपका टोटल पूरे दिन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? रेफरेंस पॉइंट अगर हम घर को माने, अपने घर को माने रेफरेंस पॉइंट, तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सुबह घर से निकले थे, शाम में वापस घर पे आ गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। कुछ भी आपने मतलब डिस्प्लेसमेंट के मुताबिक आपकी थकान, आप कितना थक गए, ये सब कुछ मैटर नहीं करता। आप कहाँ गए थे, कहाँ आए फाइनली, ये मैटर करता है। और अगर जिस जगह से निकले थे उसी जगह पहुंच गए तो आपने कुछ भी दूरी कवर नहीं की, आप 0 डिस्प्लेसमेंट पर हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक और बात है स्केलर और वेक्टर वाली, मैं पीछे भूल गई थी डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें आप आगे चले कि पीछे चले, हमेशा पॉजिटिवली ये जुड़ता जाएगा, ऐड होता जाएगा, ऐड होता जाएगा, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर नहीं करती। क्या है ये? स्केलर डिस्टेंस क्या है आपका? एक स्केलर क्वांटिटी है एंड इसमें डायरेक्शन डजंट मैटर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन मैटर्स। ठीक है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ लिया है। अब कल हम स्टार्ट करेंगे अपना जो लेक्चर है वो हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को पहले समझेंगे, उसके बाद हम जो है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझेंगे, फिर हम स्पीड एंड वेलोसिटी को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड जो है हैंग करना शुरू हो गया है, तो इस तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। थोड़ा सा हम अपना जो है समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने मोशन को डिफाइन किया कि मोशन कहते किसको हैं। मोशन जो है वो किसी भी चीज को किसी मोशन को डिफाइन कैसे करते हैं? तो मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस फ्रेम की जरूरत होती है। उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम बता सकते हैं कि कोई भी चीज मोशन मूव कर रही है या फिर रेस्ट पर है। उसके बाद हमने जो है मोशन के टाइप्स पढ़े, स्ट्रेट लाइन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन के टाइप्स जो हैं वो स्टेट मोशन के स्टेट्स जो हैं वो क्या है। उसके बाद जो है वो हमने मोशन के स्टेट्स पढ़े, जो कि रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम रेस्ट एंड मोशन में जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं। 2 स्टेट्स ऑफ मोशन होते हैं। और उसके बाद जो है हमने पढ़ा कि मोशन अगर हम डायमेंशंस के रिस्पेक्ट में बात करें तो मोशन जो है वो 3 तरह का होता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। और 1 डायमेंशनल मोशन में हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देखा। डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, एंड डिस्प्लेसमेंट जो है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजिशन एंड द फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, you can say the shortest distance between initial and final position। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं।
मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारे चैनल को जो है वो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए कि देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से यूट्यूब पर जो कंटेंट पेड बैचेस में आपको मिलता है वो कंटेंट हम आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को लाइक करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, अच्छी तो लगेगी ऑब्वियसली। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और जो है शेयर ज़रूर करिए, और अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।